कैलकुलस को ओपन कर लिया। इसमें हम कल लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो लाइन इंटीग्रेशन जो था वो चैप्टर 16 था। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने चैप्टर 15 करना है, और 14 और 15, जिसमें मल्टी वेरिएबल फंक्शंस था, उसमें डोमेन रेंज है उनकी, तो बाकी बहुत कुछ है, पार्शियल डेरिवेटिव से टेलर सीरीज थी। तो आप लोगों ने उसको पढ़ा है कि नहीं, चैप्टर 14 को? यस। देखें, अगर आप लोग मेरी जो है ना एक बहुत ही एक्सपीरियंस मेंबर से एक इस पर डिस्कशन हुई है कि अगर आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस इन क्लासेस का ना, कि आप सुनेंगे, सुन के जो सा है फिर ठीक है रख देंगे और उसको पढ़ेंगे नहीं साथ साथ, तो फ़ायदा इस सेंस में नहीं है। कि मेन कंसर्न मेरा या बाकी जो यहाँ पे सीनियर हैं उनका यही है कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए हैं उनमें से मोस्टली जो सा है टेस्ट को पास करें। ठीक है, हम सिर्फ टाइम गुजारने के लिए नहीं बैठे हुए, ना ही ये अपने आप को तसल्ली दें कि हम चले, हमने ज्वाइन तो कर लिया है ना क्लास को, हम कोई एफर्ट तो कर रहे हैं ना, बाकियों से तो बेहतर है तो हम पास हो जाएंगे। पास होने के लिए आपको कंपैरिजन नहीं करना होता है दूसरों के साथ कि हम चले उनसे तो बेहतर हैं, आपको टॉप पे रहना होता है हर स्टेज पे, फुल टॉप पे। यानी कि ये समझिए कि मेरा कंपैरिजन, अगर आमिर कहे कि मेरा कंपैरिजन अगर एक दोस्त है हैदर के साथ, उसका आमिर का दोस्त है हैदर, उससे किया जाए, तो आपके आमिर कहे कि चलो हैदर तो पढ़ नहीं रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हैदर क्लास नहीं ले रहा, मैं तो ले रहा हूँ, तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो सा है फुल एफर्ट करनी होगी। तो लाइन इंटीग्रेशन में फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जहाँ से क्वेश्चन आते होते हैं, वो यही था, पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पाथ क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो इस पे हम बात कर चुके थे कि जो आपके पास पोटेंशियल फंक्शन होता है, लेट्स सपोज एफ, कोई आपके पास कैपिटल एफ पोटेंशियल फंक्शन है, तो हम उसको डेल ऑफ एफ स्मॉल एफ, कोई ऐसा स्केलर स्केलर फील्ड जिसके ग्रेडियंट में लिख सकते हैं, ये वेक्टर है। ठीक है, और जब इस तरह से आपके पास कोई पोटेंशियल फंक्शन होगा, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे किसी भी जो सा है, समझ लें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, सरफेस के पॉइंट है, और आप लेफ्ट लेफ्ट को इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होती है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये समझने वाली है कि आप ये स्केलर फील्ड है स्मॉल एफ, ये फाइंड कैसे करेंगे अगर आपको कोई जो से है ना पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स थी इसी चैप्टर 16 में, जो आपको मैंने कहा था करने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आप ये स्केलर फील्ड एफ स्मॉल एफ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है पोटेंशियल फंक्शन की, कैसा वेक्टर फील्ड जिसको हम डेल ऑफ एफ यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की फॉर्म में ले सकें फॉर सम स्केलर फंक्शन एफ ऑन डी, एफ इज कॉल्ड अ पोटेंशियल फंक्शन फॉर एफ। तो वो जो स्मॉल एफ है वो पोटेंशियल फंक्शन कहलाएगा किसी वेक्टर फील्ड का। तो ये देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 दी हुई है, वही रिजल्ट जो मैंने लिखा है। उसके बाद जो सा है पीस वाइज स्मूथ है, कनेक्टेड, सिंपल कनेक्टेड, इसको आप पढ़ते जाएं पैराग्राफ्स को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, याद तो नहीं करना, सिर्फ पढ़ना ही है, और आपने डेफिनेटली पहले से चीज़ें की हुई हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको क्लिक होती जाएंगी, और अपने पॉइंट्स बनाते जाएं, अपने रजिस्टर पर लिखते जाएं कि ये पॉइंट मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसको ऑब्जर्व किया। जब लिखते जाएंगे तो आप वो डिस्कस भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे। जब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और उसको नोट आउट नहीं कर रहे इंपॉर्टेंट बातों को, या वो बातें जो आपको समझ नहीं आई, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन, तो आप जो सहना है बस एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, देख तो नहीं रहे होंगे, लेट्स सपोज वेट कर रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन करे, और ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी का पास क्वेश्चन हो, और लेकिन वो जो है उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो क्वेश्चन कर सके। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से कभी भी आपको जो है, ये मैडम आयशा भी जानती हैं कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता कि भाई आपने क्वेश्चन किया क्यों है। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा देता हूँ क्वेश्चन पे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको तौहीन किया, तो मुस्कुराने की वजह कुछ और होती है। तो आप क्वेश्चन करें, खुल के करें, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ पे अब मैं मैम आयशा को मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की आने के लिए कि यहाँ पे हमारे ग्रुप में कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी
बोलती नहीं है शायद, हाँ, उनको थोड़ा सा अजीब फील होता है कि हम जो है इस ग्रुप में कैसे बोले, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो जाए। तो भाई अगर आप लोगों की आवाज़ इतनी ही प्यारी है तो आप उसको कहीं फ्रेम करा के रख लें, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि बोलें, बात करें और अपने जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। तो नेक्स्ट हम कंजर्वेशन फील्ड और ग्रेडियंट फील्ड्स, इसको समझें कि क्या कहना चाह रहा है। ये थ्योरम है, कंजर्वेटिव फील्ड्स आर gradient fields that f Johnson आपका कोई वेक्टर है, बी ए वेक्टर फील्ड whose components are continuous throughout an open connected region। अब आपको पता होना चाहिए कनेक्टेड रीजन क्या होता है। तो आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे कनेक्टेड रीजन के बारे में। हाँ जी, मैम आयशा से पूछें। मैम प्लीज आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कनेक्टेड रीजन के बारे में। हुमायूं तुम खुद ही समझा दो। अच्छा चलो, तो मैडम ने जो सा ना कर दिया है कि ओवर टू हुमायूं, ठीक है। हम जो सा है, ये अहमद रजा साहब हैं, इनसे पूछते हैं कनेक्टेड रीजन, जो दिमाग में आता है वो बोले। तो क्या सर आपने ऑब्जर्व किया। मेरे माइंड में ये भी आता है, उसकी बाउंड्री डिफाइंड होगी और उसके दरमियान में जितना भी रीजन होगा वो सारा कनेक्टेड होगा। अच्छा, कोई क्राइटेरिया है सर चेक करने का। जी कोई क्राइटेरिया है कनेक्टेड रीजन का चेक करने का। इसकी माइंड में नहीं है इस तरह। फिर मैं, अब मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, मैं यहाँ बनाता हूँ एक फिगर, आप मुझे बताएं कि वो कनेक्टेड रीजन है या नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक इनर सर्कल ले लिया और ये मेरे पास रीजन है, ठीक है, दो सर्कल्स के दरमियान। ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसका जो इंटीरियर सर्कल है ना वो शायद एम्प्टी है, ये डोनट स्पेस है हाँ, ना। ये इंक्लूड है, डोनट है ऐसे ही। तो इसमें कह रहे डोनट हैं कि है ये तो फिर मेरे ख्याल से ये कनेक्टेड हम्म, नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या अगर मैं एक रेक्टेंगल यार बनाऊं, तो एक आंसर आया है ये तो जी, अ सारे रीजन सिस्टम दैट हैज नो होलो। ओके जी, इसके अंदर होलो ना हो, ये है कनेक्टेड। ये कनेक्टेड है। ट्राइंगल, ये तो सारा कनेक्टेड है क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, क्लोज शेप है। क्लोज कर्व श्रिंक हो जाए ना एक पॉइंट पे तो हम एक उसको कनेक्ट कर हम्म हर कह सकते हैं। ठीक है। हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड ओरिजिन के अंदर। जी, आपकी तो बात हमें सब बिल्कुल ही अलग होती है। अच्छा, इसमें जो क्राइटेरिया बताता हूँ, क्राइटेरिया ये है, जैसे कि मैडम ने बुलाया कि आप उसको श्रिंक करते जाएं तो एक पॉइंट बन जाए। तो अगर आप ये जो डोनट है इसको श्रिंक करेंगे तो ये पॉइंट नहीं बनेगा। तो जिनकी तरफ शोर आ रहा है वो थोड़ा म्यूट कर दें। तो जिनके उस रीजन को आप श्रिंक करते जाएं, उसको कंप्रेस करते जाएं तो एक पॉइंट में जी कन्वर्ट हो जाए। तो ये ट्राइंगल को आप सही। प्रेस करते जाएंगे तो ये आप जरा जोर लगाएं तो हो सकता है प्रेस हो जाए, ये तो तो ये पॉइंट पॉइंट बन बन जाए। जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप दो पॉइंट कंसीडर करते हैं उस रीजन से, फॉर एनी टू पॉइंट्स, जी ठीक है। हर दो पॉइंट्स के लिए आप एक जी लाइन ड्रा, लाइन सेगमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? जी लाइन जी सेगमेंट। लेट्स को एक पॉइंट x1 लाइन है, सेगमेंट। दूसरा x2 है। तो लाइन सेगमेंट ऐसे बनेगा, जी अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा x2। और अल्फा की वैल्यू जो सी है वो आपके पास 0 1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो अगर वो लाइन लाइन ठीक है। सेगमेंट पूरा का पूरा उस रीजन में लाई करेगा तो वो कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। जी इसे मुझे लगता है थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी भी है, कम्पैक्ट या कन्वेक्स, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, कॉम्पैक्ट सेट की। अच्छा, लेकिन कनेक्टेड रीजन में यही है। इसमें देखें यहाँ पे अगर इन दो पॉइंट्स के लिए तो आपकी पूरी की पूरी जो जो लाइन है वो उस रीजन में नहीं लाई करती ना। तो ये पोर्शन आ गया है जो बाहर जी निकल गई है, तो ये कनेक्टेड रीजन है। यहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट लें तो उनको आप ज्वाइन करें, जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट कनेक्टेड। उस रीजन में लाई करेगी। तो ये इस तरह की कोई हाँ चीज़ जी है। नॉलेज वही है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ मैंने पढ़ा कनेक्टेड रीजन का लफ्ज आ गया, तो आपके दिमाग में उसका इमेज आ जाना चाहिए, उसकी डेफिनेशन का। ये ना हो आप कहेंगे ठीक है यार कोई ना कुछ सही। होगी, हम छोड़ो स्किप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर कोई वर्ड आ चुका है और वर्ड ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको वो याद होना चाहिए। चलो एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका इंटरव्यू टाइप की चीज़ हो, कहीं अपनी क्लास में कोई डिस्कशन हो रही है, ऐसे ही कई बार आप नोट करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट ऐसे ही बेतुका सवाल कर देता है, पता नहीं कहाँ से। तो अगर आपको उस चीज़ का मालूम नहीं है तो आप वहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है कि आप उसको सॉरी करें कि भाई मुझे नहीं आता। और अगर आप सॉरी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता।
स्टूडेंट के माइंड में भी और आपके माइंड में भी कि भाई मैंने, स्टूडेंट कहता है कि सर को नहीं मालूम, ठीक है, या मैडम को नहीं मालूम, जो भी है, तो आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए हर चीज़ का। तो उसके बाद आगे कहता है कि देन एफ इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ एफ इज अ ग्रेडियंट फील्ड ऑफ एफ फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड और पोटेंशियल फंक्शन में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये जो कंजर्वेटिव फील्ड बोल रहा है, ये बोल रहा है कैपिटल एफ को, ठीक है। वहां जो पोटेंशियल की बात हुई थी, पोटेंशियल फंक्शन बोल रहा था वो ग्रेडियंट के साथ जो स्केलर है। ये बात नोट की आप लोगों ने, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख के बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल एफ। तो इस इक्वेशन में जो जो स्मॉल एफ है, ये क्या है, ये पोटेंशियल फंक्शन है, जो थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है। और ये क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। जब पोटेंशियल फंक्शन आया तो किसकी बात हो रही है, वो स्केलर है। कंजर्वेटिव फील्ड एक वेक्टर है, डेफिनेटली फील्ड साथ लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। हाँ जी। ओके जी, नेक्स्ट अब मूव करते हैं। फिर थ्योरम है, उसमें प्रूव किया हुआ है कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी। और चेक करने का क्राइटेरिया क्या है कंजर्वेटिव फील्ड को, कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल हो। ऐसे ही टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो, या नेक्स्ट पे जाकर चलेंगे तो आपको ये कंपोनेंट वाइज क्राइटेरिया मिल जाएगा कंजर्वेटिव फील्ड चेक करने का, टेस्ट करने का। अगर आपकी फील्ड वेक्टर फील्ड में 3 कंपोनेंट्स हैं तो ये 3 रिलेशन सेट्स भी होने चाहिए, ठीक है। अगर 3 रिलेशन सेट्स भी होते हैं तो वो फील्ड जिसकी आप जो आपने ली हुई है वो कंजर्वेटिव होगी, अदरवाइज नहीं। तो आपको ओके, फिर फर्दर जो है ना, इसने ये बाय डेफिनेशन, पता है ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये मैं इसको जरा अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला, ये एक्सप्रेशन, ये उस उन 3 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है, उन 3 कंडीशंस को जो डेफिनेशन में लिखी हुई है। तो उसने वहाँ पे वही प्रूव करके दिखाया हुआ है, ये नीचे किया हुआ। एग्जाम्पल दे दिया कि शो दैट दिस फंक्शन या ये फैक्टर जो फील्ड है इज कंजर्वेटिव ओवर इट्स नेचुरल डोमेन, जो भी इसकी डोमेन होगी, एंड फाइंड अगर ये कंजर्वेटिव है तो फिर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे वो क्या होगा। तो मैंने इस एग्जाम्पल पे जोर दिया था कि आपने इसको करना है। किस किसने की थी एग्जाम्पल? हाँ जी, ईमानदारी से बताएं, झूठ बोलने वाले का जो सा है ना, अगर वो लड़का है जुबान काली हो जाएगी, लड़की है तो पूरा चेहरा। हाँ जी, एग्जाम्पल 3। हुमायूं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? अगर है, ये कुदरती है तो मैं कर रहा हूँ ना। तो चले, तो अब मैडम कहते हैं कि ना करें तो हम मैडम की बात मान लेते हैं, हमारा नए नए मेहमान है, ऐसे ना नाराज हो जाएं। तो हम फिर सेम क्राइटेरिया रख लेते हैं कि झूठ बोलेगा उसको गुनाह मिलेगा, ठीक है। तो आप में से जो मेंबर हैं जिन्होंने ये कल बेस्ट है। ये बेस्ट है ना, हाँ। तो ये एग्जाम्पल 3 किस किसने की? आमिर आपने की थी, इसको देखा था? सर मैंने 14 और 15 चैप्टर देखा था, किया था अच्छा, यानी कि चलो मैं आता हूँ उसके तो ऊपर, अभी मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ आपसे। अच्छा, अल्लाह और अकबर। किसी ने एग्जाम्पल 3? मैं नाम देता हूँ भाई, इस तरह नहीं बोलेंगे ये। नाम में हम आ जाते हैं, ये तो कुछ नए स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो किसका नाम लूँ मैं? बिलाल साहब नहीं आए हुए आज? नवीद साहब है, नवीद अख्तर साहब। हाँ जी, नवीद साहब आपने इसको किया था जी? तो नवीद साहब की आवाज़ नहीं आ रही हमें, ठीक है। अगर आपने नहीं की तो आप इसको दोबारा इसको करें, लाजमी करें, ताकि आपको आइडिया हो कि क्राइटेरिया किस तरह से चेक करना है और किस तरह से आपने पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना है। इसमें बुक है, बुक में बहुत सी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, डायरेक्ट लिखी होती हैं। तो आप वो अगर इशू हो रहा है तो आप डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें ये इशू है, हमें ये यूआई लाइन कैसे आई है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आई है।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि आप एट द एंड आएंगे आखिरी दिनों में, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं होता, ये समझा दें, ये समझा दें। तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी दिनों में आप कहेंगे सर अब हम तैयार हैं, अब हमसे पूछें आप जो पूछना है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो आप इस एग्जाम्पल को करें ताकि आपको पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करना आए। और डिफरेंट वेज भी हैं इसमें, डिफरेंट वे से इसमें फाइंड किया होगा। आपको जो वे आता है आप उस वे से आप फाइंड करें और टेस्ट करें कि आपका यही फंक्शन आया है कि नहीं आया, जो भी आपने वे यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल 4 में कहता है कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, और एग्जाम्पल 5 में कहता है शो द वेक्टर सेटिस्फाइज इक्वेशन इन कंपोनेंट टेस्ट। यानी कंपोनेंट टेस्ट तो सेटिस्फाई करती है जो क्राइटेरिया है, लेकिन ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो उसने कहा इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप टेस्ट वाले की कंडीशन को देखें या डेफिनेशन को देखें तो उसमें उसने ये कहा हुआ है कि उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हों। तो इसके मेरे ख्याल से पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होते, तो इस वजह से ऐसा होगा। अपने इसको चेक करना है। और फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर फील्ड को एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लिया है तो वो भी कंजर्वेटिव होगी। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਫਤੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 जनवरी। ये जाहिर साहब को याद है हमारे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि आपने किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख लिया है तो आप उस पर इजीली जो सा है ये चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी। अच्छा मैडम, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मैडम आयशा हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जब आप स्पेस में होते हैं ना तो स्पेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो उस पॉइंट तक जाने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे पाथ होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल में देखा था कि हम अगर एक ही प्रॉब्लम को एक पाथ से सॉल्व करें और उसी प्रॉब्लम को दूसरे पाथ से सॉल्व करें तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहे थे। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट था वो प्रॉब्लम। तो फिर नेक्स्ट हमने ये सिखाया जा रहा है कि कौन से जो प्रॉब्लम है या कौन सी फील्ड्स हैं, कौन से एक्सप्रेशन हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होंगे। यानी कि आप किसी भी पाथ से आए तो उसकी इंटीग्रेशन सेम आएगी। तो उसमें बात हुई है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं या पोटेंशियल फंक्शंस हैं वो आपके पास, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होंगे। जैसे कि ये एग्जांपल 6 में दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है y dx प्लस x dy प्लस 4 dz इज एग्जैक्ट एंड एवेलुएट द इंटीग्रल, कि ये एग्जैक्ट है और इसको एवेलुएट करें। तो पहले उसने क्राइटेरिया m देखा, m क्या आ रहा है, n और p को आइडेंटिफाई किया, क्राइटेरिया अप्लाई किया है टेस्टिंग का, चेक करने के लिए कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, या वो समझ लें कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। जब टेस्ट हो गया है तो फिर उसने क्या किया है, इसको टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा है, डी एफ की फॉर्म में। फिर फर्दर यहाँ से डी की एफ की वैल्यू फाइंड करेगा। क्राइटेरिया वही है, इसमें भी एफ पोटेंशियल फंक्शन ही है। ठीक है, तो एफ जो फाइंड किया है उसके बाद जब फाइंड हो जाएगा तो आप ये जो एंड पॉइंट्स हैं, जो लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, आप लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस कर देंगे, सॉरी अपर लिमिट की फंक्शन वैल्यू माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको इंडिकेशन या पाथ चूज करने की जरूरत नहीं है कि मैंने 1 1 1 से 2 3 -1 पे किस पाथ से आना है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव हो गई है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल प्रूव हो गई है। तो आप जो भी पाथ चूज करेंगे तो उससे एक ही आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन की एंड पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, एंड पॉइंट्स वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं यूपीएससी में, अक्सर आए होते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल्स दी हुई एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए, आप इनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये सारे के सारे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। तो आपको एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्राइटेरिया आएगा किस तरह से पोटेंशियल फंक्शन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन फाइंड कैसे कर सकते हैं, वो करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो। फिर फाइंडिंग पोटेंशियल फंक्शन टू एलिवेट द लाइन इंटीग्रल, ये बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे एग्जैक्ट की बात कर दी, यहाँ पोटेंशियल फंक्शन की बात कर दी है, प्रोसेस सारा वही सेम होगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। फिर इसके बाद जो है, जो ग्रीन्स थ्योरम है इन द प्लेन, इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें शुरू में लिखता क्या है कि एफ इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, देन वी नो एफ इज इक्वल टू डेल स्मॉल एफ फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ, we can calculate the line integral of f over any path c
ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू बी एज दिस, यानी कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर ये एफ कंजर्वेटिव फील्ड है। इन दिस सेक्शन वी ड्राइव अ मेथड फॉर कंप्यूटिंग अ वर्क और फ्लक्स। फ्लक्स समझते हैं आप लोग? ये मुझे ख्याल से अगर मैडम अनम से ये सवाल किया जाए फ्लक्स के बारे में तो वो हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी कि फ्लक्स क्या होता है। रेट ऑफ चेंज। अगर थोड़ा मैम इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, आप एक्सप्लेन कर दें। रेट ऑफ चेंज तो अगर बात करेंगे तो ये समझेंगे डेरिवेटिव की बात हो रही है। फ्लक्स क्या है? अच्छा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सी है ना, ये आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा काइंडली जिनके घर में आवाज़ है, ये मेरे ख्याल से मैडम हमें थी। अच्छा चलो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपने इसको समझना है। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सपोज आप सब अभी किसी न किसी रूम में बैठे होंगे ना, अपने घर के किसी रूम में या कहीं पे भी। तो उस रूम में खिड़की हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, ठीक है, जहाँ से फ्लो का गुजर होगा, हवा का गुजर होगा। तो अब लेट्स सपोज आपने इरादा किया कि हमने इस रूम के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर जो जो उसके अंदर फ्लक्स है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड मीन एयर है, उसमें जो चेंजिंग आ रही है वो आपने मेजर करनी है कि कितनी चेंज हो रही है, कितनी, यानी कि फ्लो अंदर हुआ आया है, कितना बाहर गया है, चेंजिंग क्या है। यानी कि एक रूम है, उस रूम के अंदर आपने ये फ्लो को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो आप रूम के अंदर करेंगे, ये किसी भी, क्योंकि रूम है, ये एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, और वॉल्यूम के अंदर विद इन अ वॉल्यूम क्या चेंज आ रही है, अब उसको मेजर करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो वॉल्यूम में चेंज है आप उसको मेजर कर सकते हैं बाउंड्रीज से, कि जो बाउंड्री हैं जिन पॉइंट से फ्लो इन हो रहा है या आउट हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको, और यही वो सोर्स है जहाँ से जो फ्लो है वो अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। ठीक है, अब जो रूम में जो चेंजिंग आ रही है सारी की सारी फ्लो की इस रूम के अंदर, वो आप मेजर कर सकते हैं इस बाउंड्री से, कि इस बाउंड्री से कितना फ्लो इन हुआ और कितना आउट हुआ। यानी कि ये जो फ्लो किसी खास एरिया से अंडर इन होगा या आउट होगा, इसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लो का एंटर होना किसी खास एरिया से, किसी खास पोर्शन से, या आउट होना, ये आपका फ्लक्स कहलाएगा। जो फ्लक्स में चेंज होगा यानी कि फ्लो इन और फ्लो आउट, वही आपके जो फ्लो जो रूम के अंदर चेंजिंग आ रही है वो उसके बराबर होगी। यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज इन अ वॉल्यूम, ठीक है, वो बराबर होगी चेंज इन द सरफेस। हुमायूं की तो डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं। हाँ डेफिनेटली ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। ठीक है, तो वो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स बाउंड्रीज पे जो से जो चेंजिंग आ रही है वो होती है किस खास एरिया में। फ्लक्स एरिया के साथ एसोसिएट होता है, वॉल्यूम के साथ नहीं। जैसे अगर आप जो फ्लूइड वाले हैं, आप कहते हैं कोई चैनल है मेरा, और या कोई पाइप है, पाइप में से फ्लो एक तरफ से एंटर हुआ है, एक तरफ से बाहर निकल जाएगा, तो आप कहते हैं कि ये जो इस पोर्शन से इन हुआ है, ये इन फ्लक्स है इस डायरेक्शन में, और जितना इन हुआ उतना आउट होना है। बैलेंस करेंगे तो आप डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए, तो आप कहते हैं कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो फ्लक्स जो ताल्लुक है वो बाउंड्रीज से है, वॉल्यूम से नहीं है। तो ये बात हो रही है डाइवर्जेंस की है कि डेल वी ऑफ दिस ये इक्वल होगा वेक्टर वी डॉट डी एस क्या है, ये सरफेस है, सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब उसने जॉनसन ने क्या चीज़ों को शिफ्ट करना है वॉल्यूम से सरफेस से, सरफेस से प्लेन में, तो उसमें जॉनसन है फ्लक्स इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे फ्लक्स का जिक्र किया है कि आपका वर्क या फिर फ्लक्स integral over a closed curve C in the plane when the fluid F is not conservative. This matter come from, अगर कंजर्वेटिव होगा तो डेफिनेटली वो फ्लक्स जो है वो नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा। नहीं, इतना इन हुआ है उतना आउट हुआ है, कंजर्व रहा है, ना ही जो है ना कोई चीज़ क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय हुई है। जितनी आपने किसी चैनल से, किसी पोर्शन से कोई फ्लूइड इन हुआ है, एंटर हुआ है,
उतना ही आउट हो रहा है तो वो कंजर्व रहेगा। ये थोड़ी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ी मुझे हो सकता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं एमएससी वाले, जिन्होंने एमएससी या बीएस किया हुआ है, उनके ऊपर से गुजर जाएंगी। तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसको जितना हो सकता है एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बाकी मैडम आयशा भी इसमें एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी राय दे सकती हैं फ्लक्स के बारे में। अगर और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल जो सा है बेहतरीन टीचर है आप सबके लिए। तो this method come from Green's theorem which allow us to convert the line integral into a double integral over the region enclosed by C। यानी कि आप लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे enclosed by C। नहीं वाइस वर्सा है ना, या आप सरफेस से वॉल्यूम में जा सकते हैं, वॉल्यूम से सरफेस में आ सकते हैं, इस तरह से सरफेस से आप लाइन पे जा सकते हैं। ये इस तरह से ये कन्वर्जन है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रीन्स थ्योरम है ये आपके लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल से अगर आप मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये चीज़ें मेरे ख्याल से एक्सप्लेन की हुई हैं कुछ, तो मैं थ्योरम पे आता हूँ डायरेक्ट। A circular density of vector field this at a point is scalar expression। ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे ख्याल से इस जो वेक्टर f दिया हुआ है, इस वेक्टर f का कर्ल है। जैसे कि कर्ल ऑफ f लेंगे आप, मैं यहाँ पे कर्ल ऑफ f समझते हैं ना, कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा फॉर्मूला लिखता हूँ कि ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे i लगाएंगे, यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल x पार्शियल ऑफ पार्शियल y पार्शियल ऑफ पार्शियल z। नीचे आगे कंपोनेंट्स f के। अब f के दो ही कंपोनेंट्स हैं, जिसमें उसने क्या दिया हुआ है, पहला कंपोनेंट m दिया हुआ है, पहला कंपोनेंट m है, दूसरा n है और तीसरा 0 है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ इसकी बात हो रही है। ये इस डेफिनेशन की सर्कुलर डेंसिटी की, यानी कि f में क्या दिया हुआ है, ith कंपोनेंट उसका m है और jth कंपोनेंट n। यानी कि आपका पास समझ लें कि 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, जब इसका कर्ल लेंगे तो यानी कि थर्ड डायमेंशन में आएगा। ये एक्स वाई प्लेन में है वेक्टर, तो आप इसका कर्ल जब लेंगे तो कर्ल जो होता है वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जिस वेक्टर का आप कर्ल ले रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो जो कर्ल आएगा वो इसके परपेंडिकुलर जी डायरेक्शन बनती है। तो आप देखिएगा आपके पास जी कंपोनेंट बनेगा। वो कैसे बनेगा, इसको सॉल्व करें। अब देखें आपको कैसे करते हैं डिटरमिनेंट लेने के लिए। आप फर्स्ट रो को स्किप करें, फर्स्ट कॉलम को, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ठीक हो गया, इनके पार्शियल। और एक और बात नोट करें, यहाँ पे जो m और n है, m जो सा है फंक्शन ऑफ x और y है, और n भी जो सा है फंक्शन ऑफ x एंड y है। ये सिर्फ x y पर डिपेंड कर रहे हैं, z नहीं है। जब आप 0 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से 0 आएगा, इस तरह आप n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के लिहाज से 0 आएगा। तो ये कंपोनेंट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह जब i वाला करेंगे तो माइनस के साथ आप ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब k वाला कंपोनेंट लेंगे तो वो नॉन 0 आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये आएगा पार्शियल n और पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके पास सिर्फ k वाला कंपोनेंट आ रहा है, z कंपोनेंट। अगर इसको मैं k के साथ डॉट ले लूँ तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो इसमें इस डेफिनेशन में इसने यही दिखाया हुआ है, ये एक स्केलर फील्ड है। दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड kth कंपोनेंट ऑफ कर्ल। क्या कहलाता है, kth कंपोनेंट ऑफ कर्ल नोटेड बाय कर्ल ऑफ f डॉट k। ठीक है, अब ये सर्कुलर डेंसिटी है। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि आपको एक फील्ड यूनिफॉर्म
एक्सपेंशन और एक्सप्रेशन, यूनिफॉर्म रोटेशन, और ये शेयरिंग फ्लो, ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। ओके, अब हम ये इन तीनों फंक्शंस के डायग्राम, ये ग्राफ बने हुए हैं, फील्ड्स बनी हुई है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा कैसे आएंगे। और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस डेल डेल डॉट एफ, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए डाइवर्जेंस जो सी है ये एक स्केलर फील्ड है। Consider is again a velocity field this in a domain containing the rectangular A as shown in figure 16.30, यानी इसकी बात की हुई है। पर हम जो है चीज़ों की तरफ आते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो ये डाइवर्जेंस यानी कि फ्लक्स डेंसिटी उसने दे दी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, टू फॉर्म्स फॉर ग्रीन थ्योरम। तो ये आपका सिंपल सा ग्रीन थ्योरम है, इसे दिया हुआ है। यानी कि इस टाइप का जो आपके पास लाइन इंटीग्रल होगा, किस टाइप का, क्लोज इंटरवल सी, यहाँ पे ओ का निशान क्लोज को शो कर रहा है कि आपका पाथ क्लोज हो। आप सिर्फ क्लोज पाथ पे ही ग्रीन थ्योरम लगा सकते हैं, हर किसी पाथ पे नहीं। तो साथ में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू रीजन, यानी कि इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, और ये एक्सप्रेशन डी एक्स डी वाई, ये कर्ल इंटीग्रल है, ये काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है। तो ये ग्रीन फंक्शन है जिसने क्या किया, आपके लाइन इंटीग्रल को रीजन इंटीग्रल में कन्वर्ट या सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। और ये ग्रीन थ्योरम फ्लक्स डेरिवेटिव, ये फ्लक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोस्टली लेकिन ये यूज होता है, ये इक्वेशन 3, ठीक है। फ्लक्स डाइवर्जेंस ओवर नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म दी हुई है, ये टेंजेंशियल फॉर्म है। चलो यहाँ से इस बुक को पढ़ने से भी आइडिया होगा कि हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम की दो फॉर्म है, टेंजेंशियल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। देखिए, उसको आप थोड़ा याद रखेंगे। फिर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन जो से आप कर सकते हैं, जैसे कहते हैं वेरीफाई बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्रीन्स फंक्शन फॉर वेक्टर फील्ड। ये वेक्टर फील्ड दे दिया है, इसमें m क्या है, x माइनस वाई, और n x है। पाथ क्या दिया हुआ है, एंड द रीजन, जो रीजन है r बाउंडेड बाय द यूनिट सर्कल, यानी कि वो रीजन जो होगा, और वो रीजन उस, जैसे कि लेट्स सपोज आपने इंटीग्रेशन करनी है इस क्लोज पाथ पे, ठीक है। तो ये जो क्लोज पाथ के अंदर वाला पोर्शन है, ये आपका रीजन r कहलाएगा। यानी कि वही बात, आप बाउंड्री पे चेंजिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो बराबर होगी कि आप इंटीरियर में जो सा है चीज़ों को इंटीग्रेट कर लें खास स्टाइल से, तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो वही रीजन जो उस बाउंड्री से इंक्लोज हुआ है। तो ये अगर आप इस रीजन को देखें या बाउंड्री देखें, तो यूनिट सर्कल दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, यूनिट सर्कल, कंप्लीट सर्कल है, मिट्टी की वैल्यू 0 से 2 पाई है। फिर इसमें उसने एम एन को आइडेंटिफाई किया, पहले उसने क्लोज पाथ जो सी है उसके पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, तो आप जो है इस इंटीग्रल को पैरामीट्रिक फॉर्म में, या इस वेक्टर फील्ड को पैरामीट्रिक फॉर्म टी में कन्वर्ट कर देंगे, तो टी क्लास इंटीग्रेशन होगी, लिमिट्स भी 0 टी आएगी। तो आप क्लोज इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 2 पाई, ग्रीन थ्योरम से आप चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 2 पाई आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक बात लिखी हुई है कि जो 2 टाइम डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, तो ये जो 2 के साथ जो चीज़ लिखी हुई है, जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये एरिया है, एरिया इनसाइड द यूनिट सर्कल, एरिया इनसाइड द यूनिट सर्कल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर 1 है तो आपके पास सिंपल पाई आएगा, 2 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, तो 2 पाई आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है ना एरिया वाली, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि आपका स्मॉल एरिया है डी ए, जिसको आप डी एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखते हैं कार्टेशियन में, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द रीजन, ठीक है, तो ये आपका एरिया बन जाएगा, टोटल एरिया। इस तरह से चीज़ें।
ये वेरीफाई किया हुआ है। एक दो क्वेश्चन करें ताकि आप ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो चीज़ें किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, डबल इंटीग्रेशन का आइडिया होगा, आप यूज टू हो जाएंगे इंटीग्रेशन के साथ। अगर जब क्वेश्चन आए तो फिर आपको ये दिमाग में ना आए, अच्छा ये आ तो गया है, मुझे आता तो है, लेकिन अब पता नहीं ये कितना लेंथी हो जाएगा, या मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इस वाले इशू से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, ताकि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। आप क्वेश्चन को देखते ही आपकी आंखें जो सी है ना खुल जाएं, बड़ी हो जाएं, आप कहें ये तो मुझे आता है, ये तो एक नंबर हमारे हिस्से में आ गया या मेरे हिस्से में आ गया। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसी तरह से यहाँ पे एवेलुएट दी लाइन इंटीग्रल की ये फॉर्म दे दी है, where C is the square cut from the first quadrant by the line x equal to a and y is equal to 1। ठीक है, Square हुमायूं, cut। मेरा एक सवाल है, ये जी जो मैडम, जी मैडम। जी जी, मेरा एक सवाल है कि इसने ऊपर जो ग्रीन थ्योरम्स की दो फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई है ना, जिसमें एक इसकी पेडेंशियल नॉर्मल और फॉर्म है। दूसरी, हाँ हाँ, क्यों, इसकी रीजन क्या है इसकी इस दोनों फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने की? इन दोनों फॉर्म्स को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं ना, अगर हम थोड़ा इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। देखिए मैडम, जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है ना, कि आप किसी रीजन में चीज़ों को हम्म कैलकुलेट कर रहे हैं या थ्रू द लाइन या थ्रू द सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इक्वालिटी की तरफ आती हैं। यानी कि ये अगर आप इस ग्रीन थ्योरम को देखें ना, तो ये ग्रीन थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम की ही फॉर्म है, लेकिन 2D में है। जो ग्रीन थ्योरम है ना, अगर हम आगे ग्रीन थ्योरम पे आएंगे ना, ग्रीन थ्योरम 3D में है। हम्म हम्म, ठीक है, ये 2D में आ गया, ठीक है, 2 डायमेंशनल में, तो ये उसी की हाँ स्पेशल बिल्कुल। फॉर्म है। तो बात वही है कि आप किसी सरफेस या किसी वॉल्यूम के अंदर चीज़ों को कैलकुलेट करें या थ्रू उसकी बाउंड्री कैलकुलेट करें, तो चीज़ें सेम आएंगी। अब ये शिफ्ट, अब आपने डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सिचुएशन या कौन सा इंटीग्रल सूटेबल है। कभी कभार आप लाइन सही इंटीग्रल है। से चीज़ों कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये सूटेबल लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं सरफेस में या वॉल्यूम में जाकर चीज़ें कैलकुलेट करूंगा तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्विच दिया है आपको कि आप दोनों तरह से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक आइडेंटिटी है। बैकग्राउंड में जो सा है, वो जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप किसी वॉल्यूम के अंदर चीज़ों को कैलकुलेट करें चेंजिंग, या बाउंड्री पे उसमें जो चीज़ें इन या आउट हो रही हैं उनको बैलेंस कर लें, तो वो एक ही चीज़ है। लोगों का ये फायदा होता है। वो स्टार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, स्टार्ट हो गई। तो मैं बात कर रहा था कि सरफेस की पैरामीटराइजेशन में दो पैरामीटर आएंगे, यू एंड वी। अगर आप कोई कर्व है, कर्व की पैरामीटराइजेशन फॉर्म बनानी है तो उसमें एक पैरामीटर टी होगा, या आप यू भी ले सकते हैं, थीटा का भी पाया जाता है। लेकिन सरफेस के लिए कम से कम दो पैरामीटर होंगे। और ये सरफेस जो सी है स्पेस में, इसलिए इसके आई जे और के कंपोनेंट है, लेकिन पैरामीटर दो ही हैं, यू एंड वी। और इसको आपने जो है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, जिन्होंने एमएससी की है। अक्सर जो है, अगर आप बीजीयू के स्टूडेंट हैं तो डॉक्टर फैसल साहब पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से मैडम अना भी पढ़ाती हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई हुमायूं। अच्छा, क्या है, कोई नहीं। तो ये फिर जो सा है, आपके एग्जांपल्स हैं कुछ सरफेस से रेलिवेंट हैं, इनको आप देखेंगे, इनमें कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि ये दिए हुए कि फाइंड अ पैरामीटराइजेशन ऑफ अ सिलेंडर। आप सिलेंडर को देखें तो आपको सेंटर इसका मिल रहा है 0, 3 और रेडियस 3 है। और ये सिलेंडर इस केस में कि जी की वैल्यू भी दी हुई है 0 to 5। तो जी तो सिंपल हो जाएगा, आपने बस जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। लेकिन आर और थीटा दो पैरामीटर हो गए, तो ये पैरामीटराइजेशन फॉर्म है। बल्कि आर तो फिक्स होगा इसमें, थीटा और जी ये दो पैरामीटर हैं, ठीक है, सिलेंडर के केस में। तो ये यहाँ पे ये सिलेंडर बनाया हुआ है, सर्कुलर सिलेंडर, ये स्फीयर है। फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपने किस तरह से फाइंड करना है। अब पैरामीटराइज सरफेस डेफिनेशन दी है, पैरामीटराइज सरफेस इज स्मूथ इफ आर यू का मतलब है यू का पार्शियल डेरिवेटिव, आर का पार्शियल डेरिवेटिव यू के लिहाज से और आर का पार्शियल डेरिवेटिव वी के लिहाज से आर कंटिन्यूस, एंड आर यू क्रॉस आर वी इज नेवर जीरो ऑन द इंटीरियर ऑफ द पैरामीटर डोमेन। ये जीरो ना हो,
तो वो जो पैरामीटराइजेशन सरफेस है वो स्मूथ होगी। अब the condition that r u cross r v is never the zero vector is the definition of smoothness means that the two vectors this and this are non-zero and never lie along the same line। यानी कि आर यू और आर भी दोनों नॉन जीरो होंगे और फर्दर ये सेम लाइन है, यानी कि पैरेलल नहीं होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हों तो कुछ उस केस में आपको सरफेस जनरेट नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अगर आर यू और आर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है फिर आपकी सरफेस जनरेट नहीं होनी। तो फिर वो जो जिस इक्वेशन से ये चीज़ आई है आर यू और आर बी दोनों पैरेलल हैं या सेम लाइन में है, वो फिर सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो दे ऑलवेज डिटरमाइन अ प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस। तो ये जो आर यू और आर बी ये किसको जनरेट करेंगे, ये टेंजेंट को जनरेट करेंगे उस सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर। We relax this condition on the boundary of the domain। तो बाउंड्री पे हम इस चीज़ को रिलैक्स कर रहे हैं। सिर्फ ये इंटीरियर की बात कीजिए, इंटीरियर ऑफ द पैरामीटर डोमेन। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एरिया एरिया ऑफ अ स्मूथ रीजन। एरिया के फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। सरफेस है, वेक्टर फील्ड में वेक्टर फील्ड है और उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। तो आप उसका पार्शियल यू फाइंड करें, पार्शियल आर और पार्शियल यू और पार्शियल आर और पार्शियल यू में क्रॉस लें, उसकी मैग्नीट्यूड को आपने कौन सा है इंटीग्रेट करना है ओवर द रीजन। और ये इसने फॉर्मूला 4 दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ स्मूथ सरफेस। ये सरफेस का एरिया है। ठीक है, आप थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, जहाँ लिखा भी था वो रीजन का एरिया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था डबल इंटीग्रल डी वी डी ए, ये एरिया है सरफेस या रीजन का एरिया, किसी कोई खास रीजन है उसका एरिया। जहाँ इस बुक में लिखा हुआ है ये कुछ सरफेस दी हुई है, सरफेस का एरिया है। ठीक है, क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है ना। हेलो, ठीक है आमिर। हाँ यस हाँ सर, क्लियर है। समझ आ रही है, ठीक है सर। ठीक है, ये जो एरिया दिए हैं तो पहले बात हुई थी किसी रीजन के एरिया फाइंड करना है फॉर्मूला। यहाँ पे वो यस सर, सरफेस है उसको सरफेस एरिया, सरफेस। ये एक्सप्रेशन है। अगर यस सर, आपको ये कोई उसका जो सरफेस का फॉर्मूला है वो वेक्टर फील्ड में दिया हुआ है, वो फिर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और सरफेस एरिया डिफरेंशियल फॉर अ पैरामीटराइज्ड सरफेस, ये कोई देख लीजिएगा। एग्जांपल दी हुई है फाइंड करने की। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इन एग्जांपल 1। कोन दी हुई है, ये कोन की इक्वेशन दी हुई है, और cos थीटा और sin थीटा और r की वैल्यू 0 to 1 है। और और थीटा ये कोन को जनरेट करेगा इसका। आपने अब देखें इसका फॉर्मूला ये बनता है, ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। कोन का सरफेस एरिया पाई स्क्वायर रूट 2, पाई मल्टीप्लाई यस सर, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे जो r है वो 0 to 1 है। अगर 0 to 2 होगा तो फिर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो आप इन टर्म ऑफ r 0 to 1 की जगह 0 to कैपिटल R कर दें, 0 to कैपिटल R कर दें, तो फिर देखें यहाँ पे क्या फार्मूला बनता है। लेट्स को कैपिटल R कहाँ आएगा, मैं इस बताता हूँ। कि जो लास्ट वाली लाइन है ना इक्वेशन 5 से पहले 0 to 2 पाई है, 0 to 1 है, 1 की जगह कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पहले R के लिहाज से चीज़ें इंटीग्रेट यस, की हैं, तो R के लिहाज से इंटीग्रेशन की है। तो यहाँ पे जो आया हुआ है आपके पास के रूट 2/2, इसके साथ कैपिटल R आएगा। क्या आएगा, कैपिटल R। यानी कि मैं अगर कैपिटल आर। कौन जो सी है जिसका रेडियस 0 to कैपिटल R है और डेफिनेटली थीटा तो 0 to पाई होगा, उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट 2 कैपिटल R पाई। कैपिटल R की वैल्यू अगर 1 होगी तो स्क्वायर रूट 2 पाई हो जाएगा, और कैपिटल R की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्क्वायर रूट 2 पाई हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ यस सकता है सर, कि कौन दी हुई है और उसके सरफेस एरिया क्या होगा। एक तो ये है कि आप सारी इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा,
अगर आपको मालूम है कौन है, एक रेगुलर शेप है, जैसे कि स्फेयर है, जो सा है रेक्टेंगल है, सर्कल है, और उसके बाद जो सा बाकी चीज़ें में ट्रेपीजियम है, इनकी भी वो चीज़ें जिनके एरिया, सर्कमफेरेंस या पैरामीटर्स आपको मालूम होने चाहिए, फार्मूले क्या होंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस ए। अब स्फेयर के रेडियस ऑफ रेडियस ए का उसने क्या फार्मूला दिया है, 4 पाई ए स्केयर, ए क्या है वो रेडियस आर है, यानी कि 4 पाई आर स्केयर, 4 पाई सही आर स्केयर, ये और क्या है, जो आपके पास स्फेयर है उसका सरफेस एरिया है, 4 पाई आर स्केयर। ठीक है, और आपको वॉल्यूम का मुझे ख्याल से भी फार्मूला मालूम है, इसको इंटीग्रेट करते हैं आर के लिहाज से तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि 4/3 पाई आर होता है ना, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का पाई आर फॉर्मूला। 3 स्फेयर इस तरह से कुछ आंसर है। यहाँ पे फुटबॉल दी हुई है, सरफेस फाउंड बाय रोटेटिंग द कर्व दिस on this find the parameterization of for s and compute its surface area। ये कुछ क्वेश्चन टफ हैं, ठीक है, आपको माइंड में भी होगा कि ये नहीं आते, लेकिन कभी कभार चीजें आ भी जाती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं आएंगी तो इससे मिलती जुलती आ जाएंगी, थोड़ी आसान करके दी होंगी। तो आपने एक बार चीजें पढ़ी होंगी या की होंगी टफ चीजें, तो अगर कोई चीज आसान आ जाती है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टफ चीजें नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर ये भूल जाएं कि आप आसान काम भी कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं यूपीएससी की तैयारी में, वो कोई बुक ले लेते हैं, गाइड बुक डोगर की या इल्मी की, तो उसमें से क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, उसके एमसीक्यूज पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका अगला इसमें भी पकड़ते हैं सॉल्व। तो फिर उनकी जो नॉलेज होता है वो भी लिमिटेड होता है, उन एमसीक्यूज तक होता है। जो एक किया है हो सकता है कि वो एक एमसीक्यूज पकड़े उससे रेलिवेंट बनाना शुरू कर दें या ढूंढना शुरू कर दें, तो थोड़ा बहुत उन पर नॉलेज और ज़्यादा आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप टेक्स्ट बुक्स जो जो मेन बुक हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करें, फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करें, कोई जौन सा है, जैसे कि ये टोगर की बुक है या इल्मी की है, उसमें से टेक्स्ट टेस्ट जौन सा है पोर्शन होता है, टेस्ट पेपर होते हैं, तो वो वहाँ फिर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले तैयारी करके फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और फिर आप उन क्वेश्चन को देख के ये भी ऐड लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, हमने कहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी। तो आप वो चीज़ें लिखते रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस बुक के इस टॉपिक से है, ये वाला क्वेश्चन इस बुक के इस टॉपिक से है, तो फिर आपको फिर एक आइडिया मिल जाता है कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ें आपको आइडिया ना हो कि कहाँ से आया है, किस बुक से है, किस पोर्शन क्या है, किस टॉपिक क्या है, तो फिर तो यूँ समझ लो कि हवा में तीर चला रहे हैं, तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये सरफेस की इम्प्लिसिट फॉर्म है, इम्प्लिसिट सरफेसेस, इसमें तमाम वेरिएबल्स एक फंक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी। ये इम्प्लिसिट फॉर्म है सरफेस की। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होगी, एक्सप्लिसिट फॉर्म होगी जी, आप इसको बता देगा लिखने से पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है सरफेस की। अगर जो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं हमारे, जैसे कि इकरा जफर हैं, आप मैडम थोड़ा बताएंगी एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सरफेस। जावेरिया हैं, महरीन हैं, मुदस्सिर साहब हैं, सादिया है, ये जो लोग हैं ये कुछ बोलना पसंद करेंगे। हुमायूं सरफेस का तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि एक्सप्लिसिट वो होती है जिसमें इक्वेशंस में यानी कि जिसमें हम एक्स और वाई डिफरेंट उनको सेपरेट कर लेते हैं, और इम्प्लिसिट में हम सेपरेट नहीं कर सकते। मैडम ने काफी हद तक अच्छा आंसर दे दिया है। तो ये सरफेस की एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ठीक है। और ये वाली जो सी है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। ठीक हो गया, इस तरह से है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप नोट करें, आप मैडम आ जाएंगे 2 वीक के बाद, और वो आंसर दे पा रही हैं, और आप लोग 2 हफ्ते से मेरे साथ ज्वाइन है और सेक्शन क्लास ली जा रहे हैं, और जो है ना आंसर नहीं देते।
शर्म आनी चाहिए आप सारे लोगों को, कुछ सीखें मैडम से। ओके। सीखेंगे सर अब इंशाल्लाह। हाँ सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं सीखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। नहीं, ओके। हमने हमेशा मैम से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखा है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अच्छी बात है। ये फिर एक और फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ इम्प्लिसिट सरफेस। अगर इम्प्लिसिट सरफेस दिया हुआ है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पी क्या चीज है, वेयर पी इज इक्वल टू आई जे और के इन नॉर्मल टू रीजन आर, नॉर्मल टू आर। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर रीजन एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है तो डेफिनेटली वो फिर उस पर नॉर्मल के आ जाएगा, और एक्स वाई में दिया हुआ है तो सॉरी एक्स जी में दिया हुआ है तो आई आ जाएगा, और वाई जी में दिया हुआ जी। तो पी की वैल्यू आई होगी, नॉर्मल जो होगा। एक्स जी में हुमायूं वाई आएगा। हाँ एक्स जी में वाई आ जाएगा और वाई हाँ जी में एक्स आ जाएगा, ऐसे ही। एक्स आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही। तो अब पहले तो आपको ये डेल एफ निकालना है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फिर डेल एफ इसकी मैग्नीट्यूड, एग्जांपल यहाँ दी हुई है, to find the area of surface cut from the bottom of the paraboloid, ठीक है, ये paraboloid आ गया by the plane z is equal to 4, find the area of surface cut from the bottom of the paraboloid, okay, by the plane this। तो ये 7 फिगर दी हुई है। तो रीजन की बात, रीजन कैसे निकलेगा यहाँ से, पैराबोलॉइड दे दिया है ना, साथ में उस पैराबोलॉइड कट कर दिया है किसी एक लेवल पे, z इज इक्वल टू 4 पे, 0 से 4, ये इसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट 4 तक है। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूले में रीजन चाहिए आर, वो क्या होगा, वो रीजन ऐसे आएगा कि आप इस सरफेस को प्रोजेक्ट कर देंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। अब इसकी आप एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन लें, एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन बनने के लेंगे तो आपके पास जो रीजन बनेगा वो सर्कल बनेगा, ऐसे ही है। ये तो ये जो आपके पास वो जब एक्स वाई प्लेन प्रोजेक्शन मतलब ये है कि आप जी जीरो कर देंगे, यस। ऐसे ही है। जी जीरो कर, बल्कि जी जीरो नहीं करेंगे, यहाँ जी जीरो करेंगे तो ये तो एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रोजेक्ट करना है ना, तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है मैक्सिमम जो पोर्शन है जिसका रेडियस आप देखें तो सर्कल का रेडियस 2 आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे आएगा। तो ये एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 4, यानी समझ लेंगे जी की वैल्यू 4 पुट कर दी है पैराबोलॉइड में, तो वो आपका रीजन आ गया। अब रीजन एक्स वाई प्लेन में है, अब आपने एफ दिया हुआ है, डेल एफ लिया, और इस डेल एफ का पी, पी आपका के होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो नॉर्मल है वो यूनिट वेक्टर के है। चीज़ें कंप्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और देखिए अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो, आपको टफ हो जाएगा सर इसका सरफेस एरिया फाइंड करना इस तरह के सरफेस का। पर ये करेंगे, फिक्स एग्जांपल है वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये क्या दिया है, फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ द ग्राफ, यानी कि अगर इस फॉर्म में दी हुई है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में दी हुई है, तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। 3 किस्म के फार्मूले आ चुके हैं हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड करने के, ये आप लिख के रख लें अपने पास किसी पेज पे, या इसी को हाईलाइट कर लें। तो एक तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। और फिर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट पढ़ के आप ग्रुप में से भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको मालूम होगा, लेकिन आप ऐसे ही बैठे बैठे मजाक करते रहें, पूछते रहें किसी से कि भाई ये भाई स्टेटमेंट है, इस पे बता दें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, अपने फेलोज को टेस्ट करते रहें। फिर जो है इंटेग्रल्स सरफेस इंटेग्रल्स आ चुके हैं। इसमें सरफेस इंटेग्रल से क्या करेंगे, वो फिर वही बात है कि सरफेस से रीजन में आएंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, सरफेस से रीजन में आएंगे। तो सरफेस से रीजन में आने के लिए आप उस सरफेस को किसी ना किसी एक प्लेन में
एक्स वाई प्लेन में या एक्स जी प्लेन में या वाई जी प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये वो क्राइटेरिया दिया है प्रोजेक्शन का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वो वाली फॉर्म है जिसमें पैरामीटराइजेशन फॉर्म है, तो ये फार्मूला होगा 2। ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, फार्मूला ये होगा। एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये फार्मूला होगा। 3 फार्मूले दिए हुए हैं सरफेस इंटीग्रेशन के। वो जो पहले थे वो पर्टिकुलर एरिया के थे, सरफेस एरिया के। ये सरफेस इंटीग्रेशन है, जरूरी नहीं है कि ये इसमें एरिया ही आए। यानी कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपने इंटीग्रेट करना है ओवर द सरफेस। जैसे किसी एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करते हैं ओवर द लाइन, ओवर द पाथ, ये ओवर द सरफेस हो रहा है। तो आप सरफेस पे तो नहीं कर रहे, आप सरफेस से रीजन में आ जाएंगे। तो ये इसको देखिएगा, एग्जांपल्स कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आगे ये बताया हुआ कि आपके पास अगर रीजन सरफेस ऐसी हैं जो कि सरफेस इंटीग्रल behave like other double integrals, and the integral of the sum of two functions being the sum of their integrals and so on. The domain adaptivity theory a property takes the form, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा रीजन है, आप उनको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप तोड़ के एक रीजन को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दी हुई है, इसने रीजन क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, आपने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप हर सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे, हर रीजन पे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और जो सा है फ्रंट बैक, जितने भी आपके पास रीजन बन रहे हैं, ठीक है। तो रीजन मीन इसमें रीजन प्लेन है आपकी, स्क्वायर प्लेन या स्क्वायर है हम कह लें। तो आप जब इस फ्रंट वाले जो सा है इस क्या कहते हैं इसको स्क्वायर पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फ्रंट वाले स्क्वायर पे नॉर्मल क्या होगा, इस पे नॉर्मल जो सा है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, आई होगा, लेकिन पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा। नॉर्मल याद रखें, नॉर्मल हमेशा जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन ये बनेगी, जैसे मेरा एरो जा रहा है ना आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इस सरफेस के लिए सामने है, ये जो हर सामने जो आपके पास स्केयर आ रहा है, इस पे जो नॉर्मल बनेगा वो प्लस वाला आई बनेगा। और जो बैक पे है इसके रेक्टेंगल या स्केयर, सॉरी बैक पे जो स्केयर है उस पे नॉर्मल अगर आउटवर्ड लेंगे तो आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा तो उससे माइनस आई बनेगा। टॉप पे देखें तो टॉप पे जी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बॉटम पे आएंगे तो बॉटम पे जो है ना ये जी डायरेक्शन ही है लेकिन नेगेटिव में है तो माइनस क्या आएगा। इस तरह अगर आप राइट पे देखें तो राइट पे जे आएगा और लेफ्ट पे माइनस के। तो ये सारे इसने यहाँ पे किए होंगे, उसको देखिएगा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इसी तरह से जो सा है फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत कुछ है, ये आप प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैरायटी मिलती जाएगी और आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफा होता जाएगा। जैसे मैडम आयशा कहती हैं, अगर मेरे पास नॉलेज होना हमारी तो मैं रोक रोक के लोगों को कहूँ कि मुझसे सीख लो। तो मैं दुआ करता हूँ कि मैडम आयशा को नॉलेज आ जाए और वो रोक रोक के लोगों के मुझसे सीख लें। मैडम आयशा मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ। तो मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ ना, आप ऐसे ही कहती हैं ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ना बिल्कुल ऐसे ही। रोड नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही कहते हैं। और मैं इनको आगे से ही कहता हूँ, इसलिए आपके पास नॉलेज नहीं है। देखो जो इल्म है उसके नखरे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता सर, खालिद के पास कितना नॉलेज है, कोई नखरा है सर लेकिन का? नखरे से मुराद ये है कि इल्म जिसके पास है वो अब भाई पे रोड खड़ा होकर ये तो नहीं कहेगा मुझसे इल्म ले लो। सर के पास जाएगा जो, वो उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास जाना पड़ेगा ना आपको। आपके पास इल्म हाँ होगा तो हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास नहीं आएंगे आगे आओ इल्म सीख लो। हाँ मेरे मतलब इल्म के नखरे का मतलब यही है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। ओके चलें, थोड़ा सा यूँ समझ लें कि एक रौनक सी आ गई है हमारे सेक्शन में मैडम आयशा के आने से। ओके, फिर जो सा है जी, डेफिनेशन किस चीज़ की है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ है। हाँ तो ये तो इसमें क्या डेफिनेशन है, तो ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस, फ्लक्स फाइंड करना है। इस पर्टिकुलर फ्लक्स होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस फोर्स का नॉर्मल डायरेक्शन में
इंटीग्रल नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल सरफेस, जैसे मैंने बताया था ना, मैंने एक रूम है, रूम के ये दरवाजा है, तो जो फ्लक्स आ रहा है वो इस बाउंड्री का नॉर्मल है ना, यस सर। या इंटर होगा या बाहर होगा, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, इसलिए डॉट एन लगा लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यही फॉर्मूला है या नहीं। और लेकिन इसने जो सा है किसी रीजन पे है इन द डायरेक्शन एन इंडिकेटेड, कहता है फाइंड द फ्लक्स दिस थ्रू द पैराबोलॉइड सिलेंडर इन द डायरेक्शन एन इंडिकेटेड इन द फिगर। ये देखिए इस डायरेक्शन में इसने डायरेक्शन दे दी है, नॉर्मल दे दिया है सरफेस में। तो अब सरफेस है, सरफेस की इंडिकेशन करने के लिए डेफिनेटली आपको रीजन में आना पड़ेगा ना। तो ये इसने जो सरफेस दिया है ना, जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, जो इस बुक में नजर आ रहा है ना ग्रीन पोर्शन, ये सरफेस है, इसकी प्रोजेक्शन ली हुई है इसने एक्स जी प्लेन में। क्या ली हुई है? प्रोजेक्शन एक्स जी प्लेन में। तो प्रोजेक्शन लिए तो आप देखेंगे रेक्टेंगल बन गई है ऐसे ही। तो वो प्रोजेक्शन ले ली है, फिर इसको प्रोजेक्ट करके इंटीग्रेट करेगा। तो देखिए एफ डॉट एन उसने निकाला है, फॉर्मूला वही है जो मैंने कहा था, एफ डॉट एन ओवर द सरफेस, और उसको प्रोजेक्ट कर दिया प्रोजेक्शन रेक्टेंगल में। तो ये इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो फ्लक्स यहाँ लिखा हुआ है, फ्लक्स अक्रॉस अ पैरामीटराइज्ड सरफेस, पैरामीटराइज्ड सरफेस के लिए ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये आर यू क्रॉस आर वी ये पेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होता है टेंजेंट पे, फ्लो की डायरेक्शन में टेंजेंट होता है ये। तो बस आप फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है। फ्लक्स क्या है? एफ डॉट एन की इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, सरफेस से वो जो सा रीजन में आके उसको सॉल्व करता है। फिर इसको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन भी दी हुई है इसने, कहते हैं जो एन है, अब लेट्स को कहता है कि आपको सरफेस दी हुई है ना, अब एन है नॉर्मल उस सरफेस के ऊपर, और किसी भी सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है? उसका ग्रेडियंट। ये मालूम है किसी को? सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है? उसका ग्रेडियंट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अब यूनिट आपने नॉर्मल लेना है तो आप ग्रेडियंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए उसने जो है ना कुछ सरफेस दी हुई है, तो कहता है उस सरफेस से आप नॉर्मल निकाल लेंगे। अभी फिलहाल उसने प्लस माइनस वन लगा दिया और डेल जी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जी ले लिया, और इस फ्लक्स वाले फॉर्मूले में उसने ये एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और वो जो है सरफेस इंटीग्रल से रीजन में आ गया। तो ये इसने उस जनरल फार्मूला बना दिया 7 प्लस माइनस, ये डिपेंड करता है प्लस माइनस कब आएगा। ये जब आप रीजन प्रोजेक्ट कर देते हैं एक्स वाई प्लेन में, फिर आप देखते हैं कि उस पर नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, किस एक्सिस की डायरेक्शन में, आप उससे पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात की, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फंक्शन आउटवर्ड नॉर्मल थ्रू सरफेस एस कट फ्रॉम द सिलेंडर x square plus z square is equal to 1 and z greater than equal to 0 by the plane x equal to 0 and x equal to 1। तो ये उसने सरफेस लिया, इस सरफेस में नॉर्मल लेने के लिए उसने क्या किया, अगर पॉजिटिव के लिए कहते हैं आउटवर्ड, जो आउटवर्ड नॉर्मल आ रहा है ये ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा ना, इस पूरे सरफेस पे नॉर्मल लें आप, तो ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ कहा जा सकता, लेकिन अगर जी डायरेक्शन आई आई को हम पॉजिटिव क्यों लिया देख लेते हैं। The outward normal field on S figure C may be calculated from the gradient of this by this। इसने पॉजिटिव वाला साइन लिया, अब ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव साइन क्यों लिया, अभी तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा, तो आप जरा गौर कीजिएगा, अगर आपको आइडिया हो जाएगा प्लस वाला साइन क्यों लिया इसने तो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर मैं इसमें देखूं, अच्छा हाँ, और दूसरी बात उसने प्रोजेक्शन की है ना, प्रोजेक्शन देखें इस सरफेस की किस प्लेन में हुई है, वो हुई है एक्स वाई प्लेन में ना। ये नीचे जो ग्रे कलर का शेडेड एरिया है ये आपके रीजन है, इस पे इसने जो नॉर्मल लिया हुआ है आउटवर्ड नॉर्मल इस पे जो लिया हुआ है वो जी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हाँ क्योंकि सरफेस भी ऊपर की तरफ है तो यही जी डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए इसने पॉजिटिव का साइन ले लिया। जहाँ तक मैंने प्रिडिक्ट किया ऐसे हो सकता है, अगर यही सरफेस नीचे को जो है ना ओपन हो रही होती
तो फिर मेरे ख्याल से ये नेगेटिव लेता। बहरहाल बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे, मेन चीज़ तो ये नोट करने वाली थी कि आप नॉर्मल पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, ये फार्मूला आप लोग याद रख लेते हैं। इस तरह मैथ्स है, फर्स्ट मूवमेंट आउट, ये देखें जब भी कोई टॉपिक आता है, जैसे कि सिंगल इंटीग्रेशन का आया था, मूवमेंट की बात हुई थी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई, डबल इंटीग्रेशन में भी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी है, ये सरफेस इंटीग्रेशन पे आ गया कि मैथ्स कैसे लेना है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड, और यहाँ पे कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन, ये क्या है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए एंड कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट है। तो उसने उसका कहता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना आता है इसका, आप देखें वो आता है 2 पाई a स्क्वायर, साथ डेंसिटी कांस्टेंट है और डेंसिटी 1 है तो 2 पाई a स्क्वायर आएगा सेमी स्फेरिकल शेल का। तो कुछ इन चीज़ों के आपको सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड, ये आप लिख सकते हैं अपने रजिस्टर पे और बाद में वो याद कर सकते हैं कि क्या था। नहीं तो आपको प्रोसेस तो एटलीस्ट आना चाहिए ना, कैसे निकालना। एस क्या होगा, डेंसिटी का इंटीग्रेशन। आपको ये फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है, मैं यहाँ लिखता हूँ आपको। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही है। अगर आपने डेंसिटी ली हुई है मास पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ से आप अगर उसको सॉल्व करें किसके लिए, मास के लिए, तो m इस तरह स्मॉल m होगा, स्मॉल डेंसिटी इस तरह कह सकते हैं, ये डेंसिटी लेनी है, स्मॉल डेंसिटी नहीं बोलते हैं, डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे dm इक्वल टू आता है डेंसिटी dv, ठीक है। तो अगर आपने इसको वॉल्यूम उस केस में होगा जब आपके पास कोई जो है ना 3D रीजन है या क्लोज बाउंड्री रीजन है 3D में, अदरवाइज यहाँ पे एरिया भी आता है। अगर आप सरफेस पे ले रहे हैं या रीजन में ले रहे हैं तो एरिया हो जाएगा। तो अगर आप टोटल मास लेना है तो टोटल मास बराबर होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन अगर आप सरफेस में है तो ओवर सरफेस हो जाएगी, किसी रीजन में है तो रीजन में हो जाएगी, वॉल्यूम है तो ओवर वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये इसी मैं ये जो फार्मूला है ये वाला, डेंसिटी इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, वहाँ से ये चीज़ें ड्राइव हुई हैं। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप किसी भी स्टेज पे इनको यूज़ करके जब आप फार्मूला बोल रहे हैं तो फार्मूला बना सकें। नेक्स्ट अगर आप चलते जाएं तो सिर्फ चलते नहीं जाना, सवाल करते भी जाना है। और स्टोक्स थ्योरम आ गया, तो स्टोक्स थ्योरम, ओके, स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, स्टोक्स थ्योरम में आप जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन और डेल क्रॉस एफ, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। मैं सिर्फ फॉर्मूले की तरफ आता हूँ, ये दिया हुआ है, यानी कि आप स्टोक्स थ्योरम में अगर आप नोट करें तो जो आपका ग्रीन थ्योरम था, ग्रीन थ्योरम में आप क्लोज कर्व से रीजन में आ रहे थे ना, लेकिन स्टोक्स थ्योरम में आप क्लोज कर्व से सरफेस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं, सरफेस पे। ये इक्वेशन 4 को अगर देखें तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रही है, साथ में कुछ जो है एफ के साथ चेंजिंग आ रही है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चेंजिंग थी। फर्दर अगर आपने सरफेस इंटीग्रेशन करनी है तो आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे रीजन में। तो एक पाथ उसने दे दिया है कि स्ट्रोक्स थ्योरम आपको किसी लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन में ले जाएगा, ठीक है। और देखें ये फ्लक्स की फॉर्म में, अगर ये डेल क्रॉस एफ का फ्लक्स लिया हुआ है इसने, डॉट एन है ना, डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला याद रखें बस। फिर उसमें उसकी स्पेशल फॉर्म भी दी हुई है कि अगर कहता है कि इफ सी इज अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में, तो यही आपका जो स्ट्रोक्स थ्योरम है ये ग्रीन थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक्स थ्योरम
ग्रीन थ्योरम बन जाएगा। यूं समझ लें कि ये आप मैं अगर ये कहूँ कि जो आपका स्ट्रोक ग्रीन थ्योरम है वो स्ट्रोक थ्योरम का पर्टिकुलर केस है, ऐसे ही है। पर्टिकुलर केस कैसे है कि अगर आपका जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए, स्विचिंग आनी चाहिए आपको, कैसे स्विच करना है, स्ट्रोक थ्योरम। फिर आगे जाकर मेरे ख्याल से कोई डाइवर्जेंस थ्योरम आ जाएगा। ग्रेडियंट थ्योरम भी होता है, पढ़ा है कभी? जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम है, मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लिखता हूँ, होता क्या है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। तो जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट वी वेक्टर डी वी को वो इक्वल करता है सरफेस इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है वी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम है। ग्रेडियंट थ्योरम इस तरह से होता है, और ये वॉल्यूम डेल फी ऑफ वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन क्रॉस, नहीं एन क्रॉस नहीं होगा, ओके। तो एन तो आपके पास फी स्केलर है, एन वेक्टर है, तो फी एन यूनिट वेक्टर डी एस आएगा। ग्रेडियंट थ्योरम इस तरह। कर्ल थ्योरम भी इसी नाम से है। कर्ल थ्योरम में ये होता है, मैं इसको क्या करूं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। वो होता है ऐसे, जब होने चाहिए डी वी वो बराबर होता है डबल इंटीग्रल एस एन क्रॉस पी। ये एन पहले आना है, ठीक है, ये याद रखना आपने। ये तीन है, कर्ल थ्योरम, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट। तो इसमें एक जो है ना फर्स्ट काइंड भी होता है, एक स्ट्रोक थ्योरम फर्स्ट काइंड या एक सेकंड काइंड, इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि आपको वेक्टर की बुक से मिल जाएंगी, वेक्टर एनालिसिस की बुक से। हाँ जी, तो मैं मीटिंग दोबारा से क्रिएट करनी पड़ी है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था कि थ्योरम्स के बारे में, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल। एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, और यही थ्योरम की मदद से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप उसी वेक्टर एनालिसिस की बुक पे आ जाएं तो उसकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, जिससे इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे को पूछ लेता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, हो सकता है वो सही हो। पूछता है कि लेट्स सपोज सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट आर डी वी किसके इक्वल होगा। अब आर क्या होता है? आर यूनिट वेक्टर होता है, एक्स आई वाई जे और जी के इक्वल है, तो किसके इक्वल आएगा? अगर आप इसको उसमें ले जाएं, ये दिया हुआ है, या फिर इसको इसमें ये फॉर्म नहीं दी हुई, बल्कि अक्सर दूसरी साइड दी होती है, ये साइड दी हुई है कि सरफेस इंटीग्रल दिस आर डी एस किसके इक्वल होगा। तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के इसको वॉल्यूम कन्वर्ट करेंगे। अगर आप देखें तो ये डेल डॉट और कितना आएगा? 3 आएगा। ये जाएगा 3, तो 3 इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद क्या होगी? 3 टाइम वॉल्यूम। वॉल्यूम सो मैंने वी को क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आइडेंटिटी लगा के आप चीज़ों को प्रूव करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये इसने जो है स्ट्रोक से एग्जाम्पल वेरीफाई की हुई है। फिर उसने एक आइडेंटिटी दी है, कहता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, स्केलर नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ जीरो होगा। ये कहाँ यूज कर सकते हैं? ये आप यूज कर सकते हैं, देखें ये डेल एफ की अगर लाइन ट्यूशन दी हुई है, तो आप उसको जब स्ट्रोक्स में लेके आएंगे तो कर्ल लेंगे तो जीरो हो जाएगी।
जैसे यहाँ बात की होगी कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू 0 related to the closed loop property. If del cross f is equal to 0 at every point of a simple connected domain open region D in space, then on any piecewise smooth closed path C in D, ये एक्सप्रेशन 0 होगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि डेल क्रॉस एफ 0 है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि एफ जो है ना इन रोटेशनल फ्लो है, इन रोटेशनल फील्ड है, इसमें रोटेशन नहीं है। क्या नहीं है? रोटेशन नहीं है, इररोटेशनल फील्ड है एफ, तो उसका डेल क्रॉस एफ 0 आएगा। तो उस इररोटेशनल फील्ड का जो इंटीग्रेशन है ओवर द क्लोज पाथ वो 0 होगी। इसको प्रूव कैसे करेंगे? वो जो स्ट्रोक्स थ्योरम, ये इस एक्सप्रेशन को आप जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, ये अगर स्ट्रोक्स थ्योरम की फॉर्म में लिखें तो वहाँ डेल क्रॉस एफ आता है, जो कि 0 होगा, तो 0 की इंटीग्रेशन 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ किया हुआ है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इररोटेशनल फील्ड के लिए जो लाइन इंटीग्रल है ओवर द क्लोज पाथ वो 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। अब हमें इसने यहाँ पे जो रिजल्ट बताया हुआ है, ये अगर चीज़ों को मैं रिलेट करूँ तो उसने एक आइडेंटिटी दी हुई है। आइडेंटिटी ये है कि डेल क्रॉस डेल ऑफ एफ, ये क्या होता है? 0 वेक्टर होता है, ऐसे ये आइडेंटिटी है। अब अगर लेट्स सपोज कोई वेक्टर कैपिटल एफ है जो कि कंजर्वेटिव है, क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी कि ये है कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड है तो आप एफ को लिख सकते हैं डेल एफ की फॉर्म में, ऐसे ही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर आप इसको डेल एफ की फॉर्म में पढ़ें तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ये वाली ओवर क्लोज पाथ सी एफ डॉट डी आर, लेट्स सपोज इस तरह से दी हुई, ठीक है, जो बन जाएगी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कर सी डेल एफ डी आर। ये डी आर नहीं है, डी एस है, देखने में क्या था, ये हम तो गलती ना करें। हाँ, डी आर ही है। तो जब हम इस पे इस एक्सप्रेशन पे क्या लगाएंगे? स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये स्टोक्स थ्योरम से किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस डेल क्रॉस डेल ऑफ एफ, और यहाँ पे आएगा डी एस। अब ये एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस कंडीशन 0 है, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टोक्स थ्योरम से भी प्रूव हो रहा है, क्या बोलते क्या प्रूव हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। अब यहाँ 0 क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व में ये होता है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पे एंड होना है, तो ए और बी दोनों यहीं पर होंगे, सेम होंगे। जब आप इंडिपेंडेंट पाथ होती है तो आप फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे डिफरेंस लेते हैं ना, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, इस तरह 0 हो जाएंगे। पर ये 0 वेक्टर है, ठीक हो गया। आपको ये रिजल्ट याद रखना होते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड है तो जो क्लोज इंटीग्रेशन है उस कंजर्वेटिव फील्ड की वो 0 होगी। क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन होगा क्लोज पाथ कंजर्वेटिव फील्ड की वो 0 होगी। इस तरह की चीज़ आपने लिखनी नहीं, यहाँ पे इसने बताया हुआ सारा। एफ क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है। इस तरह से जब ये इस फॉर्म में है तो इस पर डेल क्रॉस एफ 0 आएगा, कैपिटल एफ। और अगर डेल क्रॉस एफ 0 है तो ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ 0 होगी। इस तरह से ये कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगी, या वाइस वर्सा। साथ में थ्योरम बताए हुए, ये थ्योरम में लिखे हुए हैं, तो कंप्लीट पाथ दिया हुआ है। लेकिन ज़बरदस्त डायग्राम बनी हुई है, और समझने वाले समझे तो इसको देख के बड़े खुश होंगे, बड़ी मेहनत की हुई है।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे फिर वो डाइवर्जेंस थ्योरम है और यूनिफाइड थ्योरी है। डाइवर्जेंस थ्योरम मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, वही चीज़ें हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आउटवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स की फॉर्म में सरफेस पे आ गए हैं। इनकी ये जो चेंज है ये विद इन वॉल्यूम है, और ये जो चेंज है ये ओवर सरफेस है, ये इक्वल होगी। और चीज़ें जो ऑलरेडी दी हुई है, आउटवर्ड फ्लक्स क्रॉस अ पीस वाइज स्मूथ oriented closed surface S is zero for any vector field F having zero divergence at every point of the region enclosed by S। फिर जब डाइवर्जेंस जीरो है तो उसके जो फ्लक्सेस हैं वो जीरो आएंगे। डाइवर्जेंस में भी कोई चीज इतनी इन हो रही है उतनी आउट हो रही है, हर डायरेक्शन से एक जैसी। डाइवर्जेंस फ्री यानी कि डेल डॉट बी जीरो, डेल डॉट बी जीरो है तो उसके जो फ्लक्सेस फ्लक्स हैं वो भी, जो नेट फ्लक्स है वो जीरो आएगा इस थ्योरम के मुताबिक। ये जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है जीरो हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या शो हो रहा है, आउटवर्ड फ्लक्सेस यानी कि नेट फ्लक्स है जो कि जीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इतना फ्लो इन हो रहा है सिस्टम के अंदर उतना ही आउट हो रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो। ओके, तो ये एग्जांपल्स की हैं कुछ, डाइवर्जेंस एंड कर्ल यानी कि डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, ये भी जीरो होता है, इसको भी देख लीजिएगा इससे क्या प्रूफ हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से अक्सर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दो से ज़्यादा भी आए होते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने उसमें पढ़नी है, वेक्टर टेंसर। अच्छा, मेरा प्लान मेरा ये था कि मैं इसके बाद वेक्टर टेंसर पे आऊँगा, और मुझे ये लग रहा है कि वेक्टर टेंसर इन चैप्टर्स को पढ़ने से ये वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट हो रही है। तो फिर मैं अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको थोड़ा रिवाइज करें, इसी बुक को, इस चैप्टर को, और फिर इसको रिवाइज करने के बाद जो वेक्टर एनालिसिस वाली जो भी आपकी बुक है उसको पढ़ें, उसे क्वेश्चंस करें, उसमें जो फिर इशू हो फिर वो डिस्कस कर लें। तो उसमें इशू डिस्कस करने में ये होगा कि हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि आज के दिन हमें जो से जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैंने देने हैं जो शुरू करें, डिफरेंट। फिर उसकी डिस्कशन करें, तो फिर ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट लगता ज्यादा होगी। हाँ ऐसे ही है कि ऐसे तो आप। सारे पढ़ नहीं ना रहे, हम्म, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल ना, हम्म। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। हेलो? जी मैडम आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। अगर मैडम आ जैसे रही फॉर है। एग्जांपल अब आपने बता, कल का टॉपिक आप बता दें, वो सारे पढ़ के आए उस टॉपिक को, जैसा भी है, नो ये भी समझ आ रही, नो इशू ना, फिर उसकी डिस्कशन करें ना, फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी बनिस्बत ऐसे आप पढ़ाई जा रहे हैं, सारे उसको सुनते जा रहे हैं और नेक्स्ट डे उसको पढ़ के भी नहीं आते ना। अब आज आप जब जाएंगे तो जब तक वो टॉपिक असाइन करके जाएंगे, सारे लोग उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, कल उससे डिस्कशन ही स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग भी, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, हम्म। ऐसा ठीक है या नहीं ठीक, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही करेंगे हम लोग तो। हाँ तो मैडम की तरफ से एक। अनम अनम ये कल कल आज वाला पढ़ेंगे या कल अगले वाला पढ़ेंगे? वाकई समझ तो वाकई ऐसे ही आनी है कि अगर पहले से पढ़ के आए और क्वेश्चंस करें कि ये क्या है ये क्या, उसे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, इशू ये है कि ये अभी सब स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी बेस पे नहीं है। इनकी प्रायोरिटी अभी इनकी जॉब हो गई या बाकी जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो है। जहाँ पे मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आप ये फील कर रहे हैं ना कि हमने क्लास अटेंड कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप इसको प्रायोरिटी बेस पे रखें। आप कहें कि मैंने ये क्लास ली है, ये क्लास तो सिर्फ एक आपको हेल्प मिल रही है या गाइडेंस है मेरी तरफ से कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कुछ जो टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इसमें आपको मुझे समझाने चाहिए डिटेल से, मैं समझा रहा हूँ। तो ये तो वो गाइडेंस है जो आप नेट से भी ले सकते हैं या किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन के भी। तो आप ये नोट करें कि यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन के आपको चीज़ें आती नहीं है, करनी पड़ती हैं हाथ से। तो ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं यहाँ बैठे हुए, ये ठीक हो गया, ये आपको थोड़ा सा एक पाथ मिल गया, एक पॉइंट मिल गया कि आपको क्या स्टडी करना है। लेकिन आपने अभी, चलो टाइम क्लास एंड होने के बाद टाइम है, आप रात देर तक जागने वाले हैं, तो इसको अभी फिनिश करें, इसको रिवाइज करें जितने टॉपिक आपको साइन किए जो हमने पढ़े हैं, जिन जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है कि इसको करें,
आप वो कर सकते हैं, या सुबह कर सकते हैं। तो वो आपने लाजमी करना है, जो वो करेंगे तो फिर इस लेक्चर्स का फायदा है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपने पहले अपनी एमएससी में क्लास में टीचर्स के लेक्चर सुने हैं ना, और आप इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे आप बैठे हुए हैं, और ये मेरे लेक्चर सुनने के बाद भी यही हाल होगा। ये कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ पे तो ये समझ लें कि आपको एक मौका मिल रहा है दोबारा से चीज़ें रिवाइज करने का। टाइम से पहले हमने काफ़ी पहले स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अभी एग्जाम लेट्स 20 दिन बाद भी होता है, 25 दिन बाद या महीने बाद होता है, तो काफ़ी टाइम है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई अभी टाइम बहुत है, हम कर लेंगे, या मैं बस नोट्स बनाते जा रहा हूँ, पॉइंट नोट करते जा रहा हूँ, सर जो बता रहे हैं। तो एट दी एंड आप करेंगे 4-5 दिनों में तो बर्डन तो उतना ही होगा, चाहे मेरे जो बताई हुई चीज़ें हैं वो आपने नोट आउट की हैं या नहीं की, साथ साथ करते रहें। डिस्कशन बेस होना चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैडम ने कहा कि मैं आपको टॉपिक, जैसे मैंने कहा है कि आप ये जो चैप्टर है इसको करें। इसको करने के बाद अपने को टेस्ट करने के लिए आप वही वेक्टर एनालिसिस की बुक जो आप शाम सीरीज की यूज़ करते हैं या किसी और ऑथर की यूज़ करते हैं, वो आप खोल के उसमें से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अपने आप को टेस्ट करें कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो मुझे आती है, मैं कोई अननोन क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर उसमें जो इश्यूज हों वो आप डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट की, मुझे यहाँ पे इशू हुआ है इसको समझने में, ये समझ नहीं आई, वो आप फिर डिस्कस करें। उसमें फिर जो बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए एक्सपर्ट हैं जो अपनी अपनी राय दे सकते हैं। यानी कि एक्सपर्ट से मुराद मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी एक्सपर्ट में शामिल हैं, आप लोगों में से भी सब ने किसी न किसी ने मास्टर या एमफिल किया हुआ है ना, डेफिनेटली मास्टर तो कम से कम किया ही हुआ है, कुछ लोग एमफिल किया हुआ, कुछ लोग पीएचडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। तो अपने आप को टेस्ट जरूर करें, चैलेंज दें खुद को कि भाई मैंने ये चीज़ की है, मैं इसको कर सकता हूँ आगे या नहीं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये वेक्टर टेंसर से ही है। उस वेक्टर टेंसर में अभी कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, वो मैं करवा दूंगा उस बुक में से, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स वाला ना। लेकिन उससे पहले जो भी है वो आप सारा रिवाइज करें, आपको हो जाना चाहिए। इस तरह मैडम ने चैप्टर 5 करवाया है, आप उसको रिवाइज करें, उसमें से उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करें, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। जब आप करेंगे ही नहीं तो फिर डिस्कशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपके पास होगा ही नहीं, और आप जो है ना ऐसे ही आके बैठ जाएंगे जैसे आप बैठे हुए हैं। मेरी आवाज आई है सबको? हाँ जी। आ रही है, आ रही हाँ, है। इतनी लंबी स्पीच मैंने दी है तो आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया करें मैंने नहीं भाई। आपकी स्पीड सुनी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था हाँ, सारा कुछ ही। कोई नहीं मैडम, रिकॉर्ड हो बैटरी गई डेड होने की वजह से लैपटॉप की। चले कोई नहीं, तो वो रिकॉर्ड हो गई है स्पीच, तो ये अच्छा, स्पीच नहीं तो वो डिसाइड किया हुआ नहीं, हुमायूं, वो डिसाइड किया हुआ कल का टॉपिक हमें बताएंगे, हम उसको पढ़ के आएंगे, देन डिस्कस करेंगे, क्या मैंने डिसाइड कल किया है के लिए ये लोगों ने? बोला है कि आज जो हमने टॉपिक किया है ना ये वेक्टर एनालिसिस से काफी रेलेवेंट है, जैसे लाइन इंटीग्रेशन है, अच्छा। बहुत है ये अच्छा। है। तो आप वो जो वेक्टर एनालिसिस की बुक है शाम सीरीज की, या कोई और बुक जो आपके पास होगी, हाँ, आप उसकी उसको कॉपी करें। भी है, शेयर की हुई। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो वो आप करें। उसमें कर्विलिनियर वाला जो टेंसर वाला पार्ट है और कर्विलिनियर पार्ट वाला छोड़ के बाकी जो उसके चैप्टर हैं वो आप रिवाइज करें सारे, हम्म। उनसे क्वेश्चंस करें, उसमें जो इश्यूज हों फिर वो डिस्कस करें। फिर कल जो है ना मैंने, अगर मैं नया उसके अलावा जो नया टॉपिक आना है वो मैंने कॉनिक सेक्शन पे बात करनी है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, आप सेकेंड ईयर की बुक में से कॉनिक सेक्शन को पढ़ के आ सकते हैं। कॉनिक सेक्शन को कर लें कल हाँ सारे। हाँ, ठीक ठीक हो है, तो गया है। और हाँ। ये कॉनिक सेक्शन आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, इस थॉमस की बुक में। मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट्स में जाएं तो कौन सा चैप्टर है कॉनिक सेक्शन से रिलेवेंट, जो पुरानी बुक थी उसमें था। अगर आपको ओल्ड वर्जन हो थॉमस फिनी का 9th एडिशन, उसमें कॉनिक सेक्शन के नाम से पूरा एक चैप्टर था कैलकुलस में, थॉमस एंड फिनी में। इसमें मुझे नजर नहीं कीवर्ड आ से रहा। कर लें नहीं तो। हाँ सीबीएट से कर लें, यानी कि आप थोड़ा सा सेकेंड ईयर की बुक से भी करें और थोड़ा एडवांस लेवल से भी, तो आप फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। तो आप अगर बोलना नहीं हम्म। चाहते तो मैसेज कर दें ओके सर कि हम करके आएंगे, या हाथ उठा दें, इस तरह के ऑप्शन भी हैं यहाँ पर।
या एटलीस्ट यही बता दें आप लोग हाँ सेटिस्फाई भी हैं या नहीं है। हाँ, आप इस प्रोसेस से जो हमने नया स्टार्ट किया कि आप जो हमने कल पढ़ना है वो पढ़ के आए। तो ओके सर, एक का आ गया है। और जो सर वैसे दूसरा में खामोशी को हुमायूं हाँ ही समझा जाता है। ऐसा नहीं है मैडम। अगर ये वाली बात ट्रू हो जाए ना, आप ये बात को मान ली जाए, इसका कानून बना ली जाए, खामोशी का मतलब हाँ है, तो बड़े दंगे फसाद हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मुझे लगता तो है आमिर चला गया है। आमिर साहब चले गए हैं शायद, आमिर का वो कनेक्शन का इशू आ रहा है, उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, उसका कनेक्शन नहीं हो रहा, तो कनेक्शन तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल से सब एग्री हैं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो कॉनिक सेक्शन है और फर्दर वो जो मैं दो चीज़ें दे दी हैं आपको, वेक्टर एनालिसिस की जो बुक है, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्शन तो हम कर चुके हैं उसका, वेक्टर एनालिसिस का ना, तो कुछ हाँ जो वैक्टर रहता की है। मेरे माइंड में है, नवाज अली शाह की बुक हाँ भी नव इस ग्रुप में शेयर हुई हुई है, और हाँ शाम नव सीरीज की भी हुई है, हाँ, वो दोनों नवाज पढ़ अली लें, वो शाह दोनों की ठीक है। बुक से आप कर सकते हैं। वो कौन सा ग्रुप है? उस ग्रुप में मुझे तो ऐड करो। हाँ क्यों, हमने नहीं करना आपको ऐड? उस नहीं ग्रुप नहीं, उस नहीं मुझे ऐड करें। उस ग्रुप में सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जो पीपीएससी अच्छा, के लिए एलिजिबल है। तो चलो जी, ना करो। तो आप जो जो क्राइटेरिया है वो काफी आगे निकल गई हैं उससे, तो आप हाँ, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट सीनियर्स। सीनियर पर्सन में शामिल हैं। तो हम नहीं चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह। हम माशाल्लाह से, तो हम नहीं चाहते कि हम आप सीनियर के होते हुए वहां पे कोई हल्ला गुल्ला करें और हम जो है ना शर्मिंदगी महसूस करें। खुदा का खौफ। आपको हम लिंक शेयर कर दिया करेंगे, तो आप अगर आप बुक का चाहिए होगी तो आप मैं उस ग्रुप में भी आ सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, ऐसा मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ आपको। ठीक है जी, आज हाँ का फिर बिल्कुल। लेक्चर इतना बहुत है या उसको और लिया जाए? हुमायूं इतना बहुत है कि शुरू में कितने पार्टिसिपेंट्स थे, अब 9 रह गए हैं, बोर हो होंगे। अब इतना बहुत है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज हैं।